एंड्रयू ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, क्या बकवास है, जाओ यहाँ से, हम लोग जरूरी बातें कर रहे हैं। वो बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ एंड्रयू, शदीद नफरत, मतलबी, खुद गरज और खुद परस्त इंसान, समझे तुम? मैं तुम्हारी मौत की ख्वाहा हूँ। मैं उसके नए इकदाम पर हैरान हो रहा था। मैंने पूछा, खैरियत रीटा? रीटा ने वजाहत की, बोली, हाँ वो इमारत मखदूश हो गई है, किसी भी वक्त वहाँ पुलिस छापा मार सकती है। फिर दोनों हाथों से गाल खुश्क करके उसने सामने रखा हुआ सिगरेट उठाकर जलाया और बड़े अजीब से लहजे में बोली, मैंने एंड्रयू को गिरफ्तार करवा दिया है। अपनी क़यामगाह पर पहुंचकर हम दोनों ड्राइंग रूम में आ बैठे। एंड्रयू का मूड सख्त ऑफ था। बोला, मेरे ख्याल में अब हमें एनी पार्कर का ख्याल छोड़ देना चाहिए। मैंने पूछा, क्यों एंड्रयू? वो बोला, अगर इस वक्त मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर न छोड़ देता तो शायद मेरी मेहनत इस तरह अकारत न जाती। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तो तुम इसे अपनी हिमाकत कहो। एंड्रयू चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर उसके खद्दोखाल नरम पड़ गए और वो गर्दन झटक कर मुस्कुराने लगा। बोला, छोड़ो, हमें आपस में नहीं उलझना चाहिए। अब इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? उसने जेब से पैकेट निकालकर एक सिगरेट ली और पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, शुक्रिया। बोला, सिर्फ एक तरकीब जहन में आती है अली, अगर तुम उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पूछा, वो क्या? बोला, हैमर लिंकास्टर को रोतरे से भिड़ा दो, ये काम मुश्किल ना होगा। तुम एक तरह से हैमर के कारकुन बने हुए हो। हैमर रोतरे का नाम सुनकर तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा और बेहतर तो ये है कि ये काम तुम इसी वक्त कर लो। सबूत के तौर पर उस शख्स को पेश कर सकते हो जिसे हम बांध कर छोड़ाए हैं। मैंने कहा, हैमर के आदमी का कत्ल किस खाने में फिट करोगे? जाहिर है वो हमारी निगरानी पर मामूर था। एंड्रयू हथेली पर घूंसा मारकर बोला, ओहो, फिर क्या किया जाए? बोलो, क्या किया जाए? वो खासा मुस्तरिब नजर आया। मैंने कहा, रोतरे को तलाश करना पड़ेगा। और फिर हम दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। रीटा आग बगूला बनी खड़ी थी। एंड्रयू बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगा। वो अंदर घुस आई। मैं तुम दोनों के दरमियान अपनी हैसियत मालूम करना चाहती हूँ। एंड्रयू ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, क्या बकवास है, जाओ यहाँ से, हम लोग जरूरी बातें कर रहे हैं। वो बोली, मैं तुमसे नफरत करती हूँ एंड्रयू, शदीद नफरत, मतलबी, खुद गरज और खुद परस्त इंसान, समझे तुम? मैं तुम्हारी मौत की ख्वाहा हूँ। रीटा की आवाज में बेपनाह खुर्राहट थी। एंड्रयू चौंक कर उसे देखने लगा। रीटा का चेहरा शदीद गुस्से और नफरत से सुर्ख हो रहा था। वो कशीदा जिस्म के साथ खड़ी थी और यूं लगता था जैसे उस वक्त वो सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो। एंड्रयू चंद साथ उसे देखता रहा और फिर उसके होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। बोला, ये बात मेरे लिए ताज्जुब खेज नहीं है रीटा, अलबत्ता तुम मेरी मौत की ख्वाहा हो, इस पर मुझे हैरत हुई। तुम जैसी लड़कियां इन मामलात में इस कदर जज्बाती तो नहीं होती। रीटा एक कदम आगे बढ़ते हुए बोली, तुम जैसी लड़की से क्या मुराद है तुम्हारी? एंड्रयू बोला, रीटा, इस वक्त जाओ, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि हम लोग एक अहम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं तुमसे कोई और बात नहीं करूंगा। वो बोली, सबसे अहम गुफ्तगू यही है एंड्रयू कि मैं तुम लोगों के दरमियान अपनी हैसियत मालूम करना चाहती हूँ। अगर मेरे बारे में तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो अहमक आदमी, तो ये ख्याल जहन से निकाल दो, मैं तुम्हारी मुलाजिमा बनकर नहीं रह सकती। मैंने कहा, तो चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, और ना मेरे ख्याल में अली को। क्यों अली? क्या ये लड़की अभी तक तुम्हारे लिए पुरकशिश है? अगर है तो इससे कहो कि अब सिर्फ तुमसे राब्ता रखे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने उस जज्बाती लड़की की वकालत करते हुए कहा, एंड्रयू प्लीज, रीटा की तौहीन मत करो, वो तुमसे मोहब्बत करती है, सिर्फ तुम्हें चाहती है। एंड्रयू ने पूछा, और तुम्हें? मैंने कहा, मेरे लिए वो सिर्फ एक साथी की हैसियत रखती है। एंड्रयू ने कहा, अली, न जाने तुम किस एहसास का शिकार हो, मैं इसके लिए कभी जज्बाती नहीं रहा। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है कि रीटा के कितने दोस्त हैं। ये कहकर वो रीटा से मुखातिब हुआ। बहरहाल रीटा डियर, तुम मुझसे नफरत करती हो या मोहब्बत, मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें कामयाब होने के बाद वसूल शुदा रकम में से तुम्हें हिस्सा भी दूंगा, ये मेरा वादा है। और उस रकम के हुसूल के लिए तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। बस अब जाओ, आराम करो। रीटा कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। बोली, ये काम की बात हुई, चलो ठीक है, मुझे मंजूर है, उसने कहा और वहाँ से चली गई। एंड्रयू मुस्कुराने लगा। उसने मेरे चेहरे पर फैली हुई हैरत देखकर कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है अली, कारोबार दूसरी तमाम जज्बाती बातों से ज्यादा अहम होता है। इसका सिर्फ यही एक मकसद था, वो जानना चाहती थी कि इन मामलात में उसे भी कोई माली मुनाफा होगा या नहीं। मैंने होंठ सुकोड़ कर कहा, ताज्जुब है। एंड्रयू उसके जाने के बाद कुछ देर के लिए ज़हनी तौर पर गैर हाजिर रहा, फिर गर्दन झटक कर बोला, खामखा उस बदबख्त ने हमारी गुफ्तगू मुनक़ता करवा दी। हाँ अली,
क्या कह रहे थे तुम इस सिलसिले में? मैंने कहा यही कि तुम्हारी तजवीज ज्यादा सूदमंद नहीं होगी। लैंकास्टर ने अपना आदमी हमारे ताकुब और निगरानी पर मामूर किया था। उसकी मौत की खबर मुमकिन है उसे मिल गई हो। इन हालात में वो हमारे जाल में नहीं फंसेगा, बल्कि ऐन मुमकिन है उसकी वजह से हम मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाएं। वो बोला, ये कम नसीब रोतरे बेहद खतरनाक इंसान है। अगर ये कहा जाए कि लैंकास्टर और लंदन के दूसरे खतरनाक लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है तो गलत नहीं होगा। मैंने पूछा, उसे कहाँ तलाश किया जा सकता है? एंड्रयू सोच में डूब गया, फिर एकदम चौंक पड़ा और मुझे देखकर बोला, अगर उसका पता मिल भी जाए तो क्या करोगे? मैंने कहा, सोचेंगे, उसका पता मिल जाने के बाद सोचेंगे। वो बोला, मगर इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, कल उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, कोई ऐसा ठिकाना है? बोला, हाँ, बंदरगाह के इलाके में पॉली लॉन्स क्लब का मालिक पोकर उसका दोस्त है। जब भी वो लंदन आता है, पोकर जरूरत पड़ने पर उसके लिए गुंडे फराहम करता है। रोतरे के खास लोगों में उसका शुमार होता है। मैंने पूछा, क्या पोकर हमें उसका पता बताने के लिए तैयार हो जाएगा? एंड्रयू ने पुरख्याल अंदाज में कहा, आसानी से नहीं, कोई चाल चलनी होगी। मैंने कहा, ठीक है एंड्रयू, उस यहूदी लड़की की बाजियाबी के लिए मैं पूरी दिलचस्पी के साथ काम करने को तैयार हूँ, मगर लंदन और उसके हालात से नावाकफियत बाज हालात में मुझे रोकती है। इसके लिए तुम्हारी मदद जरूरी है, वरना शायद। वो बोला, नहीं अली, मुझे इन तमाम बातों से ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। ऑलिव हार्वर्ड अभी तक यहाँ मौजूद है और यकीनन तुम्हारी तलाश के लिए उसने इंतहाई दानिशमंदाना कार्रवाइयाँ की होंगी। मेरी ख्वाहिश है कि इन मामलात से फारिग होकर तुम्हें यहाँ से रवाना करने के इंतजामात कर दूं। इसमें कुछ देर जरूर लग रही है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि बहर सूरत मैं तुम्हें खैरियत के साथ लंदन से बाहर निकाल दूं। एंड्रयू के लहजे से अय्यारी नुमाया थी। गालिबन वो मुझे ये बावर करवाना चाहता था कि इस काम की तकमील के बगैर मेरा लंदन से निकलना मुमकिन न होगा। ताहम मैंने एंड्रयू की बातों का कोई नोटिस न लिया। मुझे उसका ताउन दरकार था और मैं इस जरूरत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दूसरी सुबह रीटा ने खामोशी से हमारे लिए नाश्ता लगा दिया। उसके चेहरे से किसी खास कैफियत का इजहार नहीं होता था। रीटा नाश्ता लगाकर चली गई तो एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए कहा, वो किस कदर पुरसुकून है। सोच रही होगी कि इन काविशों के सिले में उसे भी कुछ मिलेगा। मैंने चाय के घूंट लेते हुए कहा, मेरा ख्याल आज भी उससे मुख्तलिफ है एंड्रयू। एंड्रयू ने कदरे चौंकर पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, वो तुमसे मोहब्बत करती है, दौलत के लालच से बेनियाज होकर। उसे मालो जर से कोई दिलचस्पी नहीं। एंड्रयू बोला, तुम मशरकी बाशिंदे हो। मैंने तुम्हारे यहाँ की लड़कियों के बारे में सुना है कि बहुत अहमक और सीधी सादी होती हैं। ये यूरोप है, यहाँ ऐसी अहमकाना मोहब्बत का तसव्वुर बाकी नहीं रहा, और अगर लाखों में से कोई एक लड़की ऐसी निकल भी आती है तो उसे बेवकूफ ही कहा जा सकता है। फिर ऐसी खवातीन को उनकी हिमाकत का क्या सिला मिल सकता है? मैंने पूछा, तुम भी कभी उसे चाहते थे एंड्रयू? बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक मुख्तसर सी मुद्दत के लिए, जब तक वो मेरे जाल में नहीं आई थी। उसके बाद मेरे लिए उसमें क्या कशिश रह जाती है। इंसान के पास सिर्फ दौलत होनी चाहिए, ऐसी शरीक सफर हर जगह मिल जाएगी। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद रीटा बर्तन उठा कर ले गई। उसका चेहरा अब भी पुरसुकून था। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। क्या दर हकीकत रीटा का मकसद इतना ही था? अगर नहीं तो वो इस कदर पुरसुकून क्यों थी? अचानक एंड्रयू ने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है अली? मैंने कहा, रोतरे के बारे में मालूमात। वो बोला, पोकर से मेरी वाकफियत नहीं है, लेकिन एक और लड़की जूलियाना उसकी शनासा है। जूलियाना भी किसी जमाने में मुझसे मोहब्बत करती थी। बेहतर ये होगा कि मैं इस सिलसिले में जूलियाना से राब्ता कायम करूं और फिर शाम को 7 बजे हम दोनों लॉन्स के क्लब चलें। मैंने कहा, जैसे तुम पसंद करो। वो बोला, मैं चलता हूँ, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। जूलियाना एक फर्म में मुलाजिम है। फोन पर उससे गुफ्तगू मुनासिब नहीं रहेगी। मैं उसके दफ्तर में मिलने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है? मैंने कहा, नहीं, कोई खास नहीं। लैंकास्टर के गुंडों से बचने के लिए बेहतर है कि मैं घर पर ही आराम करूं। वो बोला, ठीक है, और चला गया। उसके जाने के बहुत देर तक मैं इन मामलात पर गौर करता रहा। फिर रीटा की तलाश में निकल आया। मैं रीटा से उसकी दिली कैफियत के बारे में पूछना चाहता था। रीटा घर पर मौजूद नहीं थी, वो भी शायद कहीं चली गई थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गया। तकरीबन 12 बजे मुझे रीटा का फोन आया। घंटी बजने पर मैंने रिसीवर उठा लिया। हेलो रेनॉल्ड, मैं रीटा बोल रही हूँ। मैंने अपनायत के लहजे में कहा, कहो रीटा। वो बोली, तुम अपनी मुख्तसर जरूरी चीजें लेकर बैरिंगटन रोड के होटल पास्लो पहुंच जाओ। काउंटर से रूम नंबर 80 की चाबी हासिल कर लो। ये रूम मिस्टर ह्यूस्टन के नाम से बुक है। मैं उसके नए इकदाम पर हैरान हो रहा था। मैंने पूछा, खैरियत रीटा? रीटा ने वजाहत की, बोली, हाँ, वो इमारत मखदूश हो गई है, किसी भी वक्त वहाँ पुलिस छापा मार सकती है। मैंने सवाल किया, ओह, तुम्हें ये इतलात कहाँ से मिली? वो बोली, रेनॉल्ड, ये वक्त इन सवालात का नहीं है, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अपना ठिकाना बदल दो।
वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कहा अच्छा, बस एक बात और बता दो, वो ये कि क्या एंड्रयू को इन हालात के बारे में मालूम है? वो बोली अभी नहीं, लेकिन उसे भी बहरहाल मालूम हो जाएगा। मैं शाम को ठीक 7 बजे तुम्हारे पास पहुंचूंगी। मैंने जवाबन कहा लेकिन इसमें एक परेशानी है रीटा। उसने किसी कदर झुंझुलाए हुए अंदाज में सवाल किया, कैसी परेशानी? मैंने कहा शाम को एंड्रयू के साथ मेरा एक प्रोग्राम है। अगर तुम किसी तरह एंड्रयू को भी ये बता दो कि अचानक पेश आने वाले हालात के तहत मैंने अपना ठिकाना बदल दिया है तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बोली बता दूंगी, तुम फिक्र मत करो। वैसे होटल पहुंचकर उस वक्त तक वहां से निकलने की कोशिश मत करना जब तक मैं तुमसे मुलाकात न कर लूं। याद रहेगा ना होटल पास लो? मैंने कहा हाँ याद रहेगा, मगर तुम्हें इस बारे में एंड्रयू को इत्तला जरूर देनी है। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। पुलिस का नाम सुनकर मैं भी घबरा गया था। मैं उस वक्त किसी तरह पुलिस के फंदे में जाना नहीं चाहता था, सारे मामलात ही बिगड़ जाते। चुनाचे मैंने तेजी से अपना सामान सूटकेस में रखा। मेरे मुख्तसर से सामान में मेकअप की वो शीशी मौजूद थी जो मुझे जोशू की तरफ से तोहफे में मिली। उसके अलावा चंद लिबास थे और वो रकम जो मेरे पास अभी तक महफूज थी। ये तमाम चीजें लेकर मैं इमारत से बाहर निकल आया। मुझे अब भी ये खदशा था कि कहीं लंकास्टर का कोई आदमी मेरे ताक़ुब पर मामूर न हो, या फिर मुमकिन है लंकास्टर को अभी अपने उस आदमी की मौत का पता न चल सका हो, और अगर चल भी गया हो तो उसने अपने तौर पर कोई खुफिया कार्रवाई न की हो। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैं इमारत से बाहर निकल आया। मैंने गाड़ी लेना मुनासिब नहीं समझा था, वरना फिर जगह बदलने का फायदा ही क्या था। कुछ फासला तय करने के बाद मुझे एक टैक्सी मिल गई। मैंने टैक्सी ड्राइवर को पता बता दिया। थोड़ी देर के बाद मैं एक छोटे से खुशनुमा होटल के अहाते में मौजूद था। पासलों के अहाते में सन्नाटा तारी था। मैं खूबसूरत रविश उबूर करके उसके पहले दरवाजे पर पहुंच गया, जिसकी दूसरी जानिब काउंटर था। यहाँ से मैंने कमरा नंबर 80 की चाबी तलब की। एक रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद ये चाबी मुझे मिल गई और पोर्टर मुझे मेरे कमरे में छोड़ आया। अच्छा खासा कुशादा और खूबसूरत कमरा था, लेकिन अचानक ही मुझे अपनी रिहाइश गाह छोड़कर आना पड़ा था। इसलिए जहन पर जरा बोझ सा तारी था और उस बोझ को हल्का करने के लिए गर्म पानी का तवील गुस्ल करना पड़ा। गुस्ल से फारिग होकर वेटर को बुलाया, कॉफी तलब की और कॉफी के गरम गरम घूंट लेते हुए इस नई तब्दीली के बारे में गौर करने लगा। ये बेहतर नहीं हुआ था। उस वक्त लंदन में मेरे दुश्मनों की काफी तादाद मौजूद थी। नंबर 1 ऑलिव हावर्ड, जो बज़ाहिर खामोश नजर आता था, लेकिन कौन जाने वो कहां कहां मेरी बू सूंघता फिर रहा हो। इस बात का मुझे यकीन था कि ऑलिव हावर्ड इंतहाई जहानत से इक़दामात कर रहा होगा। चालाक यहूदी निहायत एहतियात के साथ अपने काम में मसरूफ होगा और ऐसी अहम जगहों की निगरानी कर रहा होगा जहां मेरे जहन की रसाई हो सकती है। अभी तक उसके और मेरे दरमियान टकराव न होने की वजह यह थी कि मैं उसके ख्यालात के बिल्कुल बरक्स काम कर रहा था। यानी मैं लंदन के पेशावर गुंडों के खेल में शामिल हो गया था, जो मुझ जैसे नावाकिफ इंसान के लिए कतन मुमकिन नहीं था। मेरी दूसरी दुश्मन लंदन पुलिस थी और दुश्मन नंबर 3 लंकास्टर था, जिसे अगर अपने आदमी की मौत और मेरी धोखाधही की इत्तला मिल गई होगी तो उसकी हालत नाकाबिले बयान होगी। इन हालात में कम से कम लंकास्टर से बचने के लिए तो रेनॉल्ड की रिहाइश गाह छोड़ देना ही बेहतर होगा। लंकास्टर उस इमारत तक बआसानी पहुंच सकता था, बल्कि हैरत की बात यह थी कि उसने अभी तक वहां पहुंचने की कोशिश क्यों न की थी। फिलवक्त उस जगह को महफूज तसव्वुर किया जा सकता था, इसलिए मैंने ये वक्त उसी जगह गुजारा। शाम के 7 बजे तो मेरे कान उन आहटों को सुनने लगे जो दरवाजे के करीब से उभर रही थी। फिर चंद लम्हों के बाद ही रीटा मेरे पास पहुंच गई। वो एक खूबसूरत लिबास में मलबूस थी और चेहरे से बहुत ज्यादा खुश नजर आती थी। उसने एक आराम कुर्सी में गिरते हुए कहा, हेलो अली, कैसे हो? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बोली, मेरे लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक मंगवाओ, मैं वाकई खुश हूँ। मैंने वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजा दी थी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। मैंने महसूस किया कि इस खुशी और मुसर्रत के पीछे भी एक इज़्तिराब छुपा हुआ है। ये मुसर्रत खुद को छुपाने की एक झूठी कोशिश महसूस होती थी। फिर उसने सिगरेट जलाकर 2-3 गहरे कश लिए। मैंने पूछा, क्या बात है रीटा, तुम कुछ गैर मुतमईन नजर आती हो। बोली, इससे ज्यादा मुतमईन तो मैं जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती। मैंने सर्द लहजे में कहा, क्या बात है रीटा, मुझे बताओ। बोली, कोई खास बात नहीं, बड़ी आम सी बात है, और आम सी बात यह है कि मैं खुश हूँ और इंसान की मसरतें मुख्तलिफ एहसासात के तहत होती हैं। मैं आज एक बड़े जंजाल से निकल आई हूँ। बस यूं लगता है जैसे मैंने अपनी बेकार जिंदगी का कोई मसरफ तलाश कर लिया हो, या शायद मैं गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। यूं लगता है जैसे अब तक मैं हिमाकतों का शिकार रही हूँ और अचानक मुझे होश आ गया हो। बस यही बात है।
मैंने कहा, रीटा तुम मुझे मुसलसल पहेलियां बुझवाए जा रही हो, कोई खास बात हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी कैफियत बड़ी पुरस्कार है। बोली, तुम्हें लग रही होगी, वैसे कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा, मैं अब तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। मेरे लहजे में गुस्से की झलक थी। रीटा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, तुम बेहद नफीस आदमी हो। बहुत ग्रेट। तुम ऐसे क्यों हो अली? मैंने पूछा, तुम नशे में तो नहीं हो? बोली, नहीं, कसम ले लो कि मैं नशे में नहीं हूँ, या यूं कहो कि मैं नशे में थी, अब होश आ गया है। और होश में आने के बाद ये सोच रही हूँ अली कि मैं नशे में क्यों थी। मैं यूरोप में पैदा हुई हूँ, मशरिक के पसमानदा मुल्क में नहीं, जहाँ लड़कियां मोहब्बत करती हैं और उनके महबूब उन्हें अपनाकर सारी जिंदगी उनके साथ गुजार देते हैं। वो उनकी खिदमत करती हैं और उनके बच्चों की पुरवकार माँ की हैसियत से जिंदगी बसर कर देती हैं। उनके महबूब उनके शौहर बनकर उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन होते हैं और वो हर तरह के मसाइब में खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करती। मैं खुद भी ज़हनी तौर पर इस पसमानदगी का शिकार हो गई थी, न जाने क्यों। अब मुझे यकीन हो गया था कि कोई खास बात है, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की और उसे देखता रहा। आखिर रीटा ने सुकूत तोड़ा। बोली, मुझ पर यकीन करो कि मैं खुलूस दिल से एंड्रयू को चाहती हूँ। मैंने मुखलिसाना अंदाज में कहा, मुझे तुम पर यकीन है। उसने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। यकीन है? मैंने अपनी बात की तस्दीक करते हुए कहा, हाँ यकीन है। बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बहला रहे हो। मैंने तुमसे भी मोहब्बत करने की कोशिश की थी। मैंने कहा, वो तुम्हारी जहनी झुंझलाहट थी और मैंने उसे बखूबी समझ लिया था, क्योंकि उस वक्त जब एंड्रयू यहाँ वापस नहीं आया था, मैंने उसके लिए तुम्हारी तड़प देखी थी। मुझे यकीन है रीटा कि तुम मेरी इस बात को झूठ नहीं समझोगी। वो इसलिए कि मेरा ताल्लुक मशरिक से है और मैं अपने यहाँ की औरत से बखूबी वाकिफ हूँ। मशरिक की औरत अजीबुल खलकत नहीं होती, बस वहाँ का माशरा, वहाँ का माहौल, या यूं कहो कि सही मानों में औरत की फितरत वही है। यूरोप ने औरत को जिस कदर अर्जा कर दिया है, वो एक गम अंगेज बात है। मैंने भी एक तवील उम्र अमेरिका में गुजारी है। मगरिब में औरत खुद को आज़ाद समझती है। आज़ादी के नाम पर उसे जिस कदर सस्ता कर दिया गया है, यहाँ की औरत उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सड़कों, गलियों और बाजारों में मर्द ने उसे आज़ादी के नाम पर बेलगाम छोड़ दिया है और वो उस बेलगामी को निस्वानियत की मेराज समझती है। लेकिन रीटा, तुम इस बात को झुटला नहीं सकती कि ये बेराह रवी औरत की वक़्त को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर चुकी है। औरत अब कोई सरबस्ता राज नहीं रही। माँ की हैसियत से, बहन और बेटी की हैसियत से और बीवी की हैसियत से अब उसका वो मकाम नहीं रहा जो होना चाहिए। और जो चीज अपनी वक़्त खो देती है, वो सड़क पर पड़े हुए तिनकों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। मेरी बात का बुरा न मानना, मगरिब की औरत को आज़ादी के बहाने सूली पर लटका दिया गया है। वो खत्म हो चुकी है। उसकी शख्सियत तबाह करके मर्द ने सिर्फ अपनी जात को बरकरार रखा है। चुनाचे हम उस औरत को औरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। उसके बरक्स मशरिक में औरत अभी जिंदा है। हमारे यहाँ के लोग एहतराम से उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। अगर वो किसी मुसीबत का शिकार हो तो हम में से हर शख्स फितरी तौर पर उसकी मदद करने के लिए आमादा हो जाता है, क्योंकि वो उसका वक़ार, उसकी इज्जत है। अगर तुम्हारे अंदर वो औरत किसी भी हद तक जिंदा थी रीटा, तो मेरे लिए ताज्जुब खेज बात नहीं थी। मेरा ख्याल है तुम मेरा मकसद समझ गई होगी। मैंने रीटा को देखा। उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे। फिर उसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। मैं उसके करीब नहीं गया था, क्योंकि उससे कोई ऐसी हमदर्दी का इजहार करके मैं अपने लिए मुसीबत मोल लेने को तैयार नहीं था। देर तक वो सिसकियां लेती रही। फिर दोनों हाथों से गाल खुश्क करके उसने सामने रखा हुआ सिगरेट उठाकर जलाया और बड़े अजीब से लहजे में बोली, मैंने एंड्रयू को गिरफ्तार करवा दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।